नमस्कार बच्चों, मैं पायल मुदगल राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का 11वां अध्याय एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पढ़ चुके हैं। आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए बच्चों, प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान है काशी, पटना, जयपुर, जबलपुर। क्या बच्चों आपको इसका उत्तर आता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था। दूसरा प्रश्न, पर्यंक का शब्दार्थ है। पर्यंक शब्द का अर्थ है पलंग, कुर्सी, पाठशाला, देवालय। बताइए बच्चों। जी हाँ, इसका शब्दार्थ है पलंग। तीसरा प्रश्न देखिए, लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया? सबसे पहले लेखक के मन में क्या विचार आया? लेखक के मन में प्रथम विचार एक देवालय यानी कि मंदिर बनाने का आया। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, उद्दंड पंडित कहाँ से बुलवाए गए थे? इसका उत्तर है उद्दंड पंडित हिमालय की कंदराओं यानी कि गुफाओं में से बुलवाए गए थे। चलिए बच्चों, पांचवा प्रश्न देखते हैं। ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का क्या नाम था? ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण था। छठा प्रश्न है बच्चों, लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया यानी कि क्यों छोड़ दिया? प्रथम विचार तो लेखक को मंदिर बनाने का ही आया था। इसका उत्तर देखिए, लेखक ने देवालय बनाने का विचार इसलिए त्याग दिया क्योंकि अंग्रेजी सभ्यता और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार होने से जो जनसाधारण था उसकी धार्मिक कार्यों में और मंदिरों की ओर श्रद्धा कम हो रही थी। भारतेंदु जी को यही आशंका थी कि इस प्रकार की शिक्षा रही तो आने वाले समय में कोई मंदिर की ओर देखेगा भी नहीं। इस कारण उन्होंने देवालय बनाने का विचार छोड़ दिया। उन्हें लगा कि देवालय बनाने से कोई भी लाभ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने देवालय बनाने का विचार त्याग दिया। सातवां प्रश्न देखिए, पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक क्यों सहम गया? इसका उत्तर है पुस्तक लेखन का विचार आते ही लेखक ने सोचा कि जैसे ही पुस्तक बनकर तैयार होगी वैसे ही समालोचक रूपी कीट उसे काटकर आधी से अधिक निगल जाएंगे। अर्थात समालोचक उसकी आलोचना करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, पुस्तक में कमियां निकालेंगे। इस प्रकार पुस्तक लेखन से यश तो प्राप्त होगा नहीं बल्कि अपयश ही प्राप्त होगा। उनका उद्देश्य तो यश प्राप्त करना था, लेकिन जब यश ही प्राप्त नहीं होगा तो भला वो पुस्तक का लेखन क्यों करेंगे? आठवां प्रश्न देखिए, पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई है? लेखक पंडित प्राणांतक प्रसाद को अत्यंत प्रशंसनीय पुरुष बताते हुए कहते हैं कि वे इतने कुशल चिकित्सक हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते भी रोगी इनका उपकार नहीं भूलता, यानी कि मृत्यु होने तक रोगी इनके उपकार को नहीं भूल पाता। कितना भी गंभीर रोगी हो, क्षण भर में स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, एक क्षण में ही वो रोगी को स्वर्ग पहुंचा देते हैं। जब तक ये उपचार आरंभ नहीं करते, केवल तब तक ही मनुष्य को सांसारिक व्यथा यानी कि सांसारिक दुख लगा रहता है। इनके उपचार के पश्चात तो उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वो मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्त कर देते हैं। नवा प्रश्न देखिए, सब प्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्य के माध्यम से उपस्थित किया है। उत्तर देखिए बच्चों, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न में भारतेंदु जी ने व्यंग्य के माध्यम से तत्कालीन समाज का चित्र खींचा है। पहला इसका पॉइंट है, उस समय हमारा समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेज सरकार की अत्याचारपूर्ण नीतियों से जर्जरित हो गया था। हमारे समाज की अवस्था बहुत बुरी थी। उस समय प्रत्येक मनुष्य स्वार्थरत था। हर व्यक्ति
स्वार्थ में डूबा हुआ था। अपना हित साधने के लिए ही वह समाज सेवा का दिखावा करता था। जिस प्रकार से स्वयं भारतेंदु जी ने भी पाठशाला अपना हित साधने के लिए खोली, ना कि समाज सेवा के लिए, उसी प्रकार से जितने भी मनुष्य थे वो भी स्वार्थ में लगे हुए थे। शिक्षा के पवित्र क्षेत्र को भी लोगों ने स्वार्थ सिद्धि व धन कमाने का साधन मान लिया था। चौथा पॉइंट है, उस समय के अध्यापक गण भी समाज को सही दिशा नहीं दिखा पा रहे थे। शिक्षकों के नामों और गुणों का वर्णन करते हुए लेखक ने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर कठोर व्यंग किया है। बच्चों, लेखक ने लुप्तलोचन, शील दावानल आदि जो नाम बताए हैं ये व्यंग में ही बताए हैं। 10वां प्रश्न देखिए, भारतेंदु की शैली पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु जी की शैली किस प्रकार की थी, कौन सी शैली का उन्होंने प्रयोग किया? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु जी की हास्य व्यंग्यात्मक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस निबंध में भारतेंदु जी ने हास्य व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य को उस समय प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों के साथ साथ हिंदी के तत्सम तद्भव देशज व विदेशी शब्दों से सुसज्जित किया है, यानी कि सजाया है। भारतेंदु जी ने उस समय प्रचलित जनसाधारण की भाषा को ही अपनाया। उस समय का जो सामान्य जन था, जो सामान्य लोग थे, वह जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसी भाषा का प्रयोग भारतेंदु जी ने गद्य लेखन में किया है। उन्होंने लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग कर भाषा को कलात्मकता प्रदान की है। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग किया है जिससे भाषा सुंदर हो गई है, कलात्मक हो गई है और सजीव हो गई है। भारतेंदु जी के गद्य में विचारात्मक, भावात्मक, आवेगात्मक, व्यंग्यात्मक और वर्णनात्मक शैली की प्रधानता है। इन सभी शैलियों का भारतेंदु जी ने प्रयोग किया है। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। भारतेंदु जी की जो प्रवृत्ति थी वो विनोद प्रिय थी, यानी कि हंसी मजाक को पसंद करने वाली थी। तो वो कठोर से कठोर बात भी हास्य के माध्यम से कह दिया करते थे। अब 11वां प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यह व्याख्या का प्रश्न है और व्याख्या के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। व्याख्या का अर्थ होता है विवेचन करना या भाव विस्तार करना। किसी भी पंक्ति को अच्छी तरह से खुल करके कहना ही उस पंक्ति की व्याख्या होती है। यहाँ पर हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी कि प्रसंग के साथ में व्याख्या करनी है। तो देखिए बच्चों, हम व्याख्या करना शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिए व्याख्या किस प्रकार से होती है। ये पहली व्याख्या है काम। इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं, इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। आप पुस्तक में यह अवतरण देख सकते हैं। हम इसकी व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत अवतरण हिंदी गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के हास्य व्यंग्यात्मक निबंध एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न से अवतरित है। अवतरित है का अर्थ होता है लिया गया है। यह कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित है। यह कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में है, उसमें से यह लिया गया है। अब बच्चों ये है व्याख्या। इस प्रकार से हमें व्याख्या करनी है। मैंने व्याख्या बहुत बड़ी नहीं की है, आप चाहें तो इसका और विस्तार कर सकते हैं। मैंने समय की कमी के कारण व्याख्या थोड़ी सी छोटी रखी है। प्रस्तुत अवतरण में भारतेंदु जी स्वप्न में विचार करते हैं कि हमारा शरीर तो नश्वर है, हमारा जीवन क्षण भंगुर है, यानी कि क्षण भर में नष्ट होने वाला है, इसका कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए इस संसार में अपना नाम अमर हो जाए, संसार हमारी मृत्यु के पश्चात भी हमें याद रखे, इसका कोई उपाय मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि इस संसार की रीति या परंपरा को देखकर ऐसा अनुभव होता है कि इस चंचल जीवन का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। इस प्रकार जीवन व मृत्यु का सतत क्रम देखकर लेखक विचार करता है कि संसार में अपना नाम अमर करने का कोई प्रयास करना चाहिए। अब बच्चों ये तो व्याख्या हुई, इसके पश्चात हमें विशेष लिखना होता है। विशेष में बच्चों हम भाषा शैली की विशेषता बता सकते हैं, या अगर उस
अवतरण में कोई प्रमुख बात कही गई हो तो उसके बारे में बता सकते हैं। तो इस अवतरण की भाषा सरल सहज खड़ी बोली हिंदी है और इसकी शैली विचारात्मक है। यह आपको विशेष में इस तरह के जो बिंदु हैं वो लिखने होते हैं। अब बच्चों, यह दूसरी व्याख्या है, इसे देखिए। समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। यहाँ से प्रारंभ होकर के एक तप्त तवे की बूंद पर बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि यह व्याख्या करनी है हमको। यह अवतरण आप पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। अब इसका प्रसंग देखिए बच्चों, क्योंकि हम एक ही पाठ में से व्याख्या कर रहे हैं तो इसका प्रसंग भी उसी प्रकार से होगा। प्रस्तुत अवतरण हिंदी गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के हास्य व्यंग्यात्मक निबंध एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न से अवतरित है। यह कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित है। यह हमारा प्रसंग है। अब हम व्याख्या देखेंगे। लेखक ने सपने में देखा कि समय रूपी समुद्र में एक दिन पूरा संसार समा जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा। समयानुसार सूर्य और चंद्र भी समाप्त हो जाएंगे। कुछ समय बाद आकाश में तारे भी दिखाई नहीं देंगे। केवल यश रूपी कमल ही इस संसार रूपी तालाब में शेष बच सकता है। अन्य सभी वस्तुएं तो इस प्रकार क्षणभंगुर हैं जिस प्रकार गर्म तवे पर जल की बूंदें होती हैं। बाकी सारी वस्तुएं तो क्षणभंगुर हैं। इस प्रकार लेखक ने संसार में कीर्ति के महत्व को बताया है। संसार में जो कीर्ति का महत्व होता है उसका वर्णन किया है। इसका विशेष देखिए बच्चों, लेखक ने व्यंग्यात्मक व विचारात्मक शैली में भावों को व्यक्त किया है। इसकी जो भाषा है वो तत्सम प्रधान है, खड़ी बोली हिंदी है। यह इसका विशेष है। बच्चों, मैंने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के अध्याय एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के प्रश्नोत्तर कराए हैं। परंतु बच्चों, प्रश्नोत्तर करते समय आपको यह याद रखना है कि आपको सुंदर लेख लिखना है और शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है, क्योंकि हिंदी भाषा में सुंदर लेख और शुद्ध लेखन इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। प्रश्नों के उत्तर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रश्नों को पढ़िए और उनको समझने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार से उत्तरों को भी समझने का प्रयास कीजिए। फिर अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें अपनी भाषा में आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इससे क्या होगा कि पाठ के साथ साथ आपकी परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी और आपको परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब अगली कक्षा में हम प्रेमचंद की एक बहुत ही रोचक कहानी ईदगाह पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।